दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में वहाँ के जो प्रधानमंत्री हों या कोई भी शासक हों, उनका चुनाव देश की जनता करती है। जब देश के शासक सिर्फ अपने मन की बात कर रहे हैं, आखिर जनता की बात कैसे होगी? इसीलिए मैं समझता हूँ कि तेरी मेरी सबकी बात होनी ज़रूरी है। तो मेरा मानना है कि इस देश के अंदर राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये होना चाहिए कि इस देश के लोगों को शिक्षा कैसे मिलेगी, इस देश के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, किसानों की आत्महत्या कैसे रुकेगी, महिलाओं पर अत्याचार कैसे कम होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे बेहतर किया जाएगा, परिवहन की व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाएगा। और प्रधानमंत्री कहते हैं युवा भारत, श्रेष्ठ भारत। ये कौन सा श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं? यह सवाल अपने मन से प्रधानमंत्री के मन की बात को काउंटर करते हुए लोगों को पूछना चाहिए। और ऐसे दौर में जब वैकल्पिक मीडिया की बात की जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये स्पेस हमारे पास होना चाहिए जहाँ मन की बात की जगह हम सबकी बात होनी चाहिए। और इस बात के साथ साथ कि ये सिर्फ बात होगी या इसे हम कोई रास्ता भी निकालेंगे। और जब हम रास्ता की बात करते हैं तो रास्ता निकालने के लिए हमारे पास जो संसाधन मौजूद हैं, उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए वो मीडिया की है। लेकिन मीडिया को जब हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? हम ये पाते हैं कि वो सारे मुद्दे जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, या ये कह लें कि कुछ हद तक वो गैर ज़रूरी हैं, उस पर खूब प्राइम टाइम होता है, बड़े बड़े विश्लेषक आते हैं। हालांकि वो विश्लेषक कितने हैं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनको विश्लेषक साबित कर दिया जाता है। और ऐसे दौर में जब वैकल्पिक मीडिया की बात की जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये स्पेस हमारे पास होना चाहिए जहाँ मन की बात की जगह हम सबकी बात होनी चाहिए। और इसीलिए यह जो शो है उसमें हम तेरी मेरी सबकी बात करते हैं। और आज हम भ्रष्टाचार की बात करेंगे, क्योंकि यह भारतीय राजनीति का एक गर्मा गर्म मुद्दा बन चुका है। एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी बता रहा है। ऐसे में भ्रष्टाचार को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर भ्रष्टाचार है क्या, और इसकी शुरुआत कैसे हुई, और भारतीय राजनीति के अंदर यह मुद्दा कैसे बना, और यह मुद्दा आज तक बना हुआ क्यों है। हमारे एक प्रोफेसर हैं जो हमको पढ़ाते हैं, वो बार बार कहते थे, बेटा भ्रष्टाचार की कोई नीति नहीं होती है, नीतियों में भ्रष्टाचार होता है। और जब नीतियों में भ्रष्टाचार होता है तो जो नीति निर्माता हैं वो किस तरीके से भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बनाते हैं और भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से होती है, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कैसे जो है लोअर लेवल का जो भ्रष्टाचार होता है, निचले स्तर का जो भ्रष्टाचार होता है उसकी बात की जाती है, और नीतियों में जो भ्रष्टाचार होता है उसकी बात नहीं की जाती है। और लोग भ्रष्टाचार सिर्फ यही समझते हैं कि जब ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा होकर के कोई पुलिस वाला 100 रुपया ले रहा होता है। इसके अगर हम डिटेल में जाएँ तो प्रधानमंत्री के उस शब्द का विश्लेषण करना चाहिए जिसमें वो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसको ऐसा समझना चाहिए कि किसी और को नहीं खाने दूंगा, जो मेरे इर्द गिर्द हैं सिर्फ वही खाएंगे। इसको इस रूप में लेना चाहिए। और ये बात सिर्फ बात नहीं है। अभी 2 आर्थिक नीति ऐसी आई है जिस पे बहुत जोरों की चर्चा हुई है। एक जब नोटबंदी की गई, और दूसरा जब जीएसटी लागू किया गया। मैं जीएसटी के फुल फॉर्म में नहीं जाना चाहता हूं, और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी डिस्कोर्स को इस तरीके से रिड्यूस करना चाहिए। गब्बर सिंह टैक्स या वाड्रा एडेड टैक्स, इसमें नहीं करना चाहिए। उसकी जो डिटेलिंग है उसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो हम सबसे पहले यदि डीमोनेटाइजेशन की बात करें, 283 का नंबर बहुत बड़ा नहीं है, और 18 राज्यों का नंबर भी बहुत बड़ा नंबर नहीं है। प्रधानमंत्री बार बार इस देश की जनता को उसका नंबर याद कराते रहते हैं। 125 करोड़ लोगों से किसी भी पार्टी का ताकत हमेशा कम रहेगा। इसीलिए यदि हम तथ्यपरक विश्लेषण करें जो इस देश के अंदर हो रहा है नोटबंदी के बाद, तो हमको कई नतीजे सामने आएंगे। सबसे पहली बात, आरबीआई किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का संस्था नहीं है। आरबीआई एक संवैधानिक संस्था है, और आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में कहा कि जितने नोट हमने छापे थे उतने नोट हमको वापस आ गए हैं। तो सवाल ये है कि जितना आपने छोड़ा उतना यदि आपके पास वापस आ गया तो बीच में पानी रुका कहाँ? एक बात। दूसरी बात यह है
कि बार बार, क्योंकि भ्रष्टाचार की हम बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार एक लोक लुभावन मुद्दा है, इस पे बड़े बड़े लोगों की राजनीति चमकती है। सिर्फ राजनीति नहीं चमकती है, बिजनेस भी निकल पड़ता है। देखिए बाबा रामदेव जो है आज कितने बड़े जो है ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। वो भी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आए थे, कपालभाति सिखाते सिखाते फेस वॉश बेचने लगे हैं। तो उनका जो पूरा का पूरा ये योगदान है भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई की, तो उस दौरान वो एक बात बोला करते थे। वो कहते थे कि सारा का सारा पैसा स्विस बैंक में रखा हुआ है, और सारा का सारा पैसा स्विस बैंक में रखा हुआ है। भारतीय जनता जो है स्विस बैंक की बजाय जो है वो एसबीआई के बाहर लाइन लगाई हुई है, और 100 से ज़्यादा लोग जो है उसमें मर गए हैं। अब समझ में नहीं आता है कि ये सारे 100 के 100 लोग जो हैं वो काला धन रखने वाले लोग थे, भ्रष्टाचारी लोग थे। और इस देश के अंदर जो माल्या हैं और उनके जैसे लोग हैं वो सदाचार में हैं, और सदाचार फैलाने के लिए भारत से वो इंग्लैंड का प्रवास कर चुके हैं और वहाँ पे सदाचार फैला रहे हैं। ऐसी जो परिस्थिति देश के अंदर है उसमें एक मोटी बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि डीमोनेटाइजेशन के बाद कॉन्क्रीटली क्या हुआ। 3 वादे किए गए। पहला कि काला धन वापस आएगा, आरबीआई कह दी कि कोई काला धन वापस नहीं आया है। उल्टे क्या हुआ है कि नोट के नाम पे 2000 का नोट आया है, गुलाबी धन है, 200 का नोट आया है, वो भगवा धन है। उसके बाद जो है हरा धन आने की बात की जा रही है, लेकिन काला धन अभी तक देश के खजाने में नहीं आया है। दूसरी बात यह है कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और उनको इनाम दिया गया है, और उनको ये कहा गया है कि आप यदि कांग्रेस में हैं तो आप भ्रष्टाचारी हैं, ज्यों ही आप भाजपा का माला पहनते हैं त्यों ही आप सदाचारी हो जाते हैं। और जितने लोग अभी हाल ही में नारायण राणे साहब को कांग्रेस ने जो है कहा कि आप रुक जाइए, वो बोले नहीं, आपके यहाँ यदि हम नहीं भी खाते हैं तो प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हम आपको खाने नहीं देंगे, इसीलिए वो अपने पास बुला रहे हैं कि आप आइए और यहाँ आकर के खाइए और आप भ्रष्टाचारी भी नहीं रहेंगे। जितने भी आरोपी थे कांग्रेस के जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था उनको भाजपा में शामिल करा लिया गया है। इसके साथ साथ एक और लोक लुभावन बात कही गई। ये कहा गया कि भ्रष्टाचार और काला धन का जो पैसा होता है उससे आतंकवाद चलता है, इसीलिए आतंकवाद को रोकने के लिए भी डीमोनेटाइजेशन का होना ज़रूरी है। अब हमको लगा, हम सब लोगों को शायद लगा होगा कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ है तो पैसे लेकर के इस देश के अंदर जो आतंक फैलाने वाले लोग हैं वो आतंकी पकड़े जाएंगे। मैं कुछ आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। जो आतंकवादी 500 और 1000 के नोट के साथ पकड़े गए, उनका नाम, राज्य और किस संगठन से उनका ताल्लुक है, वो लश्कर तैयबा के हैं कि कौन से माओवादी संगठन से वो जुड़े हुए हैं, इसका आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तमिलनाडु के एक व्यक्ति पकड़े गए हैं जिनका नाम अरुण है, और उनका जो संगठन है वो भाजपा के यूथ विंग के नेता हैं, जिनके पास से 22 लाख 500 और 1000 के नोट पकड़े गए। आप तय कर लीजिए कि अरुण जी आतंकवादी हैं कि नहीं हैं, और जिस संगठन के वो नेता हैं भाजपा का यूथ विंग, उसको आतंकवादी संगठन कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है। मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा हूं और ना ही आपके मन पे मैं अपने मन की बात को थोप रहा हूं। यह आपका नज़रिया है कि आप इसको किस तरीके से लेते हैं। दूसरा राज्य है वेस्ट बंगाल, जहां आप सुने होंगे कि चीट फंड घोटाला हुआ है, शारदा स्कैम हुआ है, और जो व्यक्ति का नाम उसमें बहुत प्रमुखता से उछाला जा रहा था वो बीजेपी में एंट्री लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ जो व्यक्ति 500 और 1000 के नोट के साथ पकड़े गए हैं उनका नाम मनीष शर्मा जी है, और वो भी भाजपा के वेस्ट बंगाल के लीडर हैं, जिनके पास से 33 लाख रुपए 500 और 1000 के नोट पाए गए हैं। बंगाल के बाद जब हम महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो वहां पे 91 लाख रुपए के साथ जो व्यक्ति पकड़े गए हैं उनका नाम सुभाष देशमुख है, और इत्तेफाक से ये भी भाजपा में ही हैं। अब ये मेरी गलती नहीं है कि जो भी लोग इस दौरान पकड़े गए डिमोनेटाइजेशन के बाद, जिनके पास 500 और 1000 के नोट थे, जिनके पास लाखों और करोड़ों रुपए प्राप्त हुए हैं, वो सब भाजपा के किसी न किसी संगठन से ताल्लुक रखते हैं। और प्रधानमंत्री कहते हैं युवा भारत, श्रेष्ठ भारत, ये कौन सा श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं, यह सवाल अपने मन से प्रधानमंत्री के मन की बात को काउंटर करते हुए लोगों को पूछना चाहिए। कर्नाटका में भी जो राकेश नाम के व्यक्ति पकड़े गए हैं वो भाजपा यूथ विंग के लीडर हैं, और उनके पास से ज़्यादा रुपया नहीं मिला है, उनके पास से कुछ 20 लाख रुपए ही प्राप्त हुए हैं। ये कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं कि डीमोनेटाइजेशन की घोषणा के बाद ज़्यादातर रुपए इधर उधर सेट कर दिए गए थे।
मेरा आरोप सिर्फ भाजपा पे नहीं है, मेरा आरोप दूसरे भी राजनीतिक दलों पे थे कि डिमोनेटाइजेशन के बाद इस देश के अंदर जो जनमानस था, जो जनता की समस्याएं थी, उसको लेकर के एक बड़ा जन आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हुआ। मैंने सिर्फ एक पॉलिसी को उठाया है, जिस पॉलिसी के बाद इतने लाख रुपए जो हैं वो भाजपा के नेताओं के पास से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ एक और डिटेल प्राप्त हुआ है कि डिमोनेटाइजेशन की घोषणा के बाद ही भाजपा ने अपने बहुत सारे जिला नेतृत्व को पैसा दिया जमीन खरीदने के लिए। बिहार का आंकड़ा हमारे पास है कि लगभग हर जिले में भाजपा ने भाजपा कार्यालय के लिए जमीन की खरीद फरोख्त की है। इन आंकड़ों को यदि हम बात करें जिसमें जो लोग प्राप्त किए गए हैं, मैं समझता हूं कि वो सारे लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार करते हुए पाए गए हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचारी इसलिए नहीं है क्योंकि वो भाजपा के नेता हैं। और नोटबंदी के बाद भाजपा को अप्रत्याशित जीत मिली उत्तर प्रदेश के अंदर, और यह कहा गया कि यह नोटबंदी की सफलता है। एक बात लोगों को समझनी चाहिए कि यदि जीत ही हर चीज़ का पैमाना है तो रावण साहब भी हारने से पहले हर जगह जीत ही रहे थे। आंकड़ों का खेल है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये सारे घोटाले के आरोप हैं और जिनके ऊपर कोई चर्चा इस देश के अंदर नहीं हो रही, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री जोर जोर से कह रहे हैं कि हमारे राजकाज में एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ ये या तो ये सारे पुलिस केस सही हैं या हमारे प्रधानमंत्री सही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं ही विकास हूँ, और प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि हमारे राजकाज में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है तो शायद नहीं हो रहा होगा, लेकिन उनकी ही पुलिस और उनकी ही जांच एजेंसी और उससे प्राप्त आंकड़े यह बात साबित करते हैं कि भाजपा के राजकाज में भी भरपूर भ्रष्टाचार हुआ है। और इसके साथ साथ एक बात और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जीएसटी का चाहे कितना भी प्रचार करते हों, इसके अलावे वो बहुत सारा ऐसा कानून बनाते हैं जिसका वो प्रचार बिल्कुल नहीं करते हैं। ऐसे में मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि राजनीति यदि पेशा नहीं है, सरोकार है, तो राजनीतिक और राजनेता, उनके रिश्तेदारों और उनसे संबंध रखने वाले उद्योग घरानों के पास इतने पैसे कहां से आते हैं। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो एक बात हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जब नीतियों में भ्रष्टाचार होता है, नीति निर्माता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और नीति निर्माता का चुनाव हम लोग करते हैं। इसीलिए किसी भी लोक लुभावन मुद्दे की बजाय यदि हम चुनावी प्रक्रिया में जाते हैं, यदि हम संविधान को बचाना चाहते हैं और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर दबाव बना करके एक सही नीति लागू करवाना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि इस देश के अंदर राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये होना चाहिए कि इस देश के लोगों को शिक्षा कैसे मिलेगी, इस देश के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, किसानों की आत्महत्या कैसे रुकेगी, महिलाओं पर अत्याचार कैसे कम होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे बेहतर किया जाएगा, परिवहन की व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इससे संबंधित जो नीतियाँ होती हैं उन नीतियों में ही भ्रष्टाचार किया जाता है। अब यदि हम बारी बारी से जो हमारे बेसिक इशूज हैं उसकी चर्चा करें कि यदि इस देश के सरकारी स्कूल बेहतर परफॉर्मेंस करें, अब यहाँ पे एक बात मैं आपको कह दूं कि निवेश का मतलब होता है चीज़ों का निजीकरण। इत्तेफाक की बात है कि आज भी इस देश का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी जेएनयू सरकारी है, सबसे बेस्ट हॉस्पिटल एम्स सरकारी है, सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी सरकारी है, सबसे बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज आईआईएम सरकारी है। लेकिन फिर भी मालूम नहीं कि सरकारी संस्थानों को इस तरीके से बदनाम क्यों किया जाता है। सरकारी संस्थानों को इस तरीके से बदनाम इसलिए किया जाता है कि जब निजीकरण की नीति बनाई जाएगी, भरपूर भ्रष्टाचार किया जाएगा और इस भ्रष्टाचार की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है उसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक हर एक व्यक्ति को, चाहे उस पायदान में वो कहीं भी खड़ा हो, उसमें उसको शामिल कराया जाएगा। मसलन यदि सरकारी हॉस्पिटल ठीक से चले, सरकारी स्कूल ठीक से चले और सरकारी ट्रांसपोर्ट ठीक से काम करे, मैं नहीं समझता हूं कि 20,000 रुपये कमाने वाले उस पुलिस वाले को सिग्नल पे खड़ा होकर के 100 रुपये घूस लेने की ज़रूरत है। और यह 100 रुपये के घूस का जो जस्टिफिकेशन है वो अंततः इस देश के अंदर 1000 करोड़ के करप्शन को जस्टिफाई कर देता है। इसीलिए नीतिगत तौर पे आज हम युवाओं के सामने यह लक्ष्य है कि हमारा चुनाव का मुद्दा और समाज के अंदर सामाजिक आंदोलनों का मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समानता और गैर बराबरी को खत्म करते हुए आत्मसम्मान का जो सवाल है उसको प्रमुखता से उठाना चाहिए। वरना भ्रष्टाचार अपने राज्य व्यवस्था की स्थापना काल से ही चलता रहा है और यह तब तक चलता रहेगा जब तक हम कोर के इशूज को छोड़ करके पेरीफेरीज के इशूज को उठाते रहेंगे।
हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप भी अपने अंदर इन चीज़ों को, किसी भी सच को जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज सूचना और न्यूज़ के नाम पे शोर शराबा ज़्यादा है, ज्ञान की बात और काम की बात बहुत कम है। इसीलिए इन बातों के साथ ही आप सब लोगों के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। तेरी मेरी सब की बात में आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा।